नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रघुवर दास को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास पहुंचे हैं दिल्ली। झारखंड के राजनीतिक गलियारे में अब हलचल बढ़ गई है। क्या लड़ेंगे विधानसभा चुनाव? पिछले दिनों झारखंड बीजेपी सह चुनाव प्रभारी हेमंता बिश्वा शर्मा से भुवनेश्वर में मुलाकात भी हुई थी रघुवर दास की, और राजभवन में रघुवर दास के साथ करीब 1.5 घंटे बैठक भी चली थी। जमशेदपुर ईस्ट सीट पर उम्मीदवार के लिए हुई बीजेपी रायशुमारी में रघुवर दास को मिले सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं के वोट। तो झारखंड में रघुवर दास है बीजेपी के ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे। इधर जेडीयू नेता और जमशेदपुर ईस्ट के मौजूदा विधायक सरयू राय भी दिल्ली पहुंचे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी छोड़कर के रघुवर दास के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीते थे सरयू राय। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए दिवाकर तिवारी, झारखंड के ब्यूरो चीफ, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, क्या रघुवर दास चुनाव लड़ेंगे? ये खबर अब बहुत तेज हो गई है। देखिए, पिछले दिनों अचानक जब असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा, जो झारखंड के चुनाव सह प्रभारी भी हैं, जब वो मिलने पहुंचे तो अचानक जो है झारखंड के सियासी गलियारों में और उड़ीसा के सियासी गलियारों में ये बातें तेजी से चलने लगी और ये चर्चा का विषय हो गया कि क्या रघुवर दास जो है राज्यपाल पद से इस्तीफा देंगे और झारखंड की सक्रिय राजनीति में वापस लौटेंगे? क्या वो जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे? तो ये सारे सवाल चल रहे हैं। और जब इन राजनीतिक गतिविधियों के बीच में, हलचल के बीच में, जब रघुवर दास दिल्ली पहुंचे हैं और रघुवर दास ने दिल्ली डेरा डाला हुआ है, तो ये चर्चाएं तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी हर प्रयास करना चाहती है चुनाव जीतने के लिए। झारखंड विधानसभा चुनाव जो है जो कवायद में लगी हुई है। तो अब रघुवर दास के चुनाव लड़ने की चर्चाएं इतनी ज्यादा क्यों है? तो उसके पीछे भी तर्क है। बीजेपी ने पिछले दिनों सभी 81 सीटों पर रायशुमारी कराई थी कार्यकर्ताओं के बीच बीजेपी गई थी। बीजेपी का ये अनूठा प्रयोग है, पहला प्रयोग है। वो चाहती थी कि कार्यकर्ता ही बताए कि उनके लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन होंगे। तो जमशेदपुर ईस्ट से जो सूत्रों के मुताबिक खबर आई है कि केवल रघुवर दास का ही नाम सामने आया और रघुवर दास को ही कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार बनाने की बात की और आला कमान से, जो शीर्ष नेतृत्व है, उससे ये डिमांड की कि रघुवर दास को वापस लाया जाए। अच्छा दिवाकर जी, देखिए जेडीयू नेता जो मौजूदा विधायक है सरयू राय, वो भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। ऐसे में सरयू राय को लेकर के क्या कुछ खबर है? देखिए, सरयू राय की भी दावेदारी है कि वो जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव लड़े। हालांकि उनकी पारंपरिक सीट जमशेदपुर पश्चिम रही है, लेकिन रघुवर दास जब मुख्यमंत्री रहे और उनके और सरयू राय के बीच मतभेद बढ़े, तो सरयू राय जो है पार्टी छोड़ के और निर्दलीय चुनाव लड़े और रघुवर दास को चुनाव में हरा दिया। तो अब जो है जमशेदपुर ईस्ट पर इस मुताबिक उनकी दावेदारी है कि वो वहां से मौजूदा विधायक है। अब रघुवर दास जो कि ओबीसी के बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, और जिस समुदाय से वो आते हैं उसकी आबादी 25 से 27% है झारखंड में। तो अब बीजेपी रघुवर दास को लेकर फिर से पुनर्विचार कर रही है और जो है रघुवर दास के दिल्ली कूच करते ही ये खबरें तेज हो गई है कि रघुवर दास को बीजेपी वापस राजनीति में ला रही है। क्या रघुवर दास जो है जमशेदपुर ईस्ट से उम्मीदवार हो सकते हैं बीजेपी के? तो मंथन चल रहा है और करीब 1.5 घंटे तक हेमंता बिश्वा शर्मा की भुवनेश्वर स्थित राजभवन में मुलाकात हुई और इस लंबी मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये मायने स्पष्ट है कि रघुवर दास से जुड़ा। दिवाकर जी, देखिए बीजेपी के ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे हैं रघुवर दास। ऐसे में क्या ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश बीजेपी करेंगे रघुवर दास के जरिए? देखिए, झारखंड में सबसे बड़ी जो आबादी है वो ओबीसी वोट बैंक की है। लेकिन अगर स्पेसिफिक तौर पे बात करें किसी पर्टिकुलर जो है समुदाय की, तो उसमें आदिवासी समुदाय की आबादी 26% है। उसी के आसपास जो है जो साहू और तेली समुदाय है उसकी आबादी है और रघुवर दास इसी समुदाय से आते हैं। तो लगातार जो समर्थक हैं, रघुवर दास के जो समर्थक हैं या बीजेपी में जो
कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि जो बड़ा तबका है, ये जो समुदाय जिसकी बड़ी आबादी है ओबीसी में, उसके नेता रघुवर दास हैं सबसे बड़े, और उनको अगर पार्टी नहीं लाती है तो इसका नुकसान भी झेलना पड़ सकता है पार्टी को। तो बीजेपी पर एक दबाव है और इसी कवायद में हिमंता विश्व शर्मा रघुवर दास से मिलने गए थे, उनका कोई संदेश होगा। उसके बाद जो है रघुवर दास दिल्ली पहुंचे हैं, तो अब देखना होगा कि टॉप लीडरशिप रघुवर दास के साथ क्या बातचीत करती है, क्या रघुवर दास को सक्रिय राजनीति में वापस लाया जाता है या जमशेद। बिल्कुल दिवाकर जी, देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना में तरह तरह के साइबर क्राइम लोगों के लिए परेशानी का सबक बने हुए हैं। आम से लेकर के खास लोग, हर कोई साइबर क्रिमिनल के शिकार हो रहे हैं। अब साइबर क्रिमिनल्स ने लोगों को ठगने के लिए टेलीकॉम कंपनी के साथ ही नकली पुलिस अफसर बनकर ब्लैकमेल करने की कोशिशें शुरू कर दी है। मूल रूप से आरा के रहने वाले सन्नी सिंह पटना के राजीव नगर में रहते हैं। निजी कंपनी में बेहद कम तनख्वाह पर काम करने वाले सन्नी सिंह को साइबर अपराधियों ने अपने जाल में फंसाया और ठगी की कोशिश की। साइबर अपराधियों ने सन्नी को कैसे ठगने की कोशिश की, पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। मैं कल रात को थोड़ा लेट सोया था, तो एक कॉल आती है सुबह के 8:33 में, और कल मैं कॉल में रिसीव करता हूं। उसके बाद उधर से टेलीकॉम कंपनी द्वारा, जैसे कंपनी का जो कॉल होता है ना, कॉलर ट्यून से लेके सारा चीज़, वैसे करके मेरे को कॉल आया और बोला गया कि 2 घंटा के अंदर आपका ये जो सिम है ये बंद हो जाएगा। लमसम 4 या 5 साल से मैं, ये रिकॉर्ड है इस पे? हाँ ये है। अच्छा, ये कॉल सर ये आती है। कस्टमर सर्विस प्लीज प्रेस 0। हेलो, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको यह सूचना दे रहा है कि आपके फोन नंबर के गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका ये तो बता रहे हैं कि इस पे कह रहा है कि आपके फोन का गैर कानूनी बंद हो जाएगा किया जा रहा है। अच्छा। अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएं। क्या हुआ आगे? जब ऐसा कॉल जब आया तो सर मैं तो सुबह का समय था और मैं सोया हुआ था, उठा। उसके बाद गैर कानूनी का जैसे ही नाम सुना डर हो जाता है सर किसी इंसान को, कोई भी पोस्ट पे हो। तो मेरे अंदर थोड़ा सा डर आया, तो मैं सोचा कि उसके बाद इधर से बोला गया कि अगर आगे इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो जैसे और भी कॉल को लिए आगे बढ़ने के लिए जैसे उपयोग किया जाता है, नंबर जो उपयोग किया जाता है वैसे इसमें भी सेवा के लिए 0 दबाएं। Hello, this is the notice. Please hold on the line. Customer service will be on the line soon. Hello, this is Rahul from Telecom Department. How can I help you? Good morning. Yes, sir. Good morning, बोलिए। Good morning. किससे कॉल आया था? सर, आपको कॉल की गई होगी कि आपके नंबर बंद कर दिया है, तो आपने मजीद जानकारी के 9 प्रेस किया। सही है? बंद कर दी जाएगी। मैं सो हो गया था सर, क्या होगा इस नंबर से। वहाँ पे कोई लाहेरी थाना या कुछ ऐसे ही करके मुंबई में है, वहाँ पे मेरे ऊपर इस नंबर के कारण मेरे ऊपर उस पे वहाँ पे FIR है। FIR वो बता रहा है। हाँ, FIR नंबर भी मेरे ऊपर दर्ज है टेलीकॉम कंपनी द्वारा। ये मतलब कंपनी का नाम लेकर बताया गया कि आपके ऊपर FIR दर्ज है। मैंने पूछा कि कारण क्या है भाई, FIR क्यों दर्ज है मेरे ऊपर? तो ये आपके नाम से नंबर इशू है। मैंने पूछा कि मैं तो गया नहीं वहाँ पे मुंबई में, और ना ही मैं किसी को डिटेल्स दिया, तो कैसे नंबर चालू हो जाएगा? बोला साइबर क्राइम वाले आज की डेट में कुछ भी कर सकते हैं। मैंने बोला कि बिना थंब का भी सिम ले सकते हैं, तो आपको क्या पता है 2 मिनट में आपका मोबाइल अभी हैक हो जाएगा। तो फिर मैं सोचा कि हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है। फिर कुछ देर बाद वो बताया उधर से कि मैं पूछा कि फिर इससे बचने के लिए क्या उपाय है भाई? थाना में वहाँ पे FIR दर्ज है, तो FIR को कैसे हम कैंसिल करेंगे? तो बोले कि यहाँ के जो जिस थाना में FIR दर्ज किया गया है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और जाकर इसके बारे में अपना वहाँ पे बाइट देना पड़ेगा कि नहीं मेरे नाम से सिम नहीं है और हाँ मेरे को नहीं पता है। और वहाँ पे उस नंबर से क्या है, उधर से बताया गया कि इस नंबर से जो है अश्लील वीडियो वायरल किया जा रहा है और वहाँ पे कुछ आपत्तिजनक वीडियो दिखाया जा रहा है इस नंबर से, इसलिए आप पे केस किया गया है। सनी को देर से ये बात समझ में आई कि हो सकता है कि जिस तरीके से इनको बिठाकर वो सारा कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा था, हो सकता है कि फ्यूचर में
ब्लैकमेल करने की पूरी कोशिश की जाए। आज जो वीडियो बनाया गया उसके माध्यम से सर, बातचीत के क्रम में मेरा आधार कार्ड का जो जैसे KYC वगैरह होता है ना सर, क्या होता है ना कि इस समय पे मैं तो स्टूडेंट हूँ, बड़े बड़े लोगों का भी दिमाग जो होता है ना सर, वो लोग इस तरीका से बात करते हैं ना कि हैंग हो जाता है सर। और मेरे साथ भी वैसा हुआ। मेरे आधार कार्ड का फोटो, मैं बोला कि आधार कार्ड लाओ, आधार कार्ड का फोटो मैंने सामने रख के उसको दिखाया, जबकि मैं सर दूसरे को समझाता हूँ। मैं कई बार ऐसा अगर आप सनी की तरह ऐसे साइबर क्रिमिनल्स के जो उनका व्यू है, जो उनकी साजिश है, उसमें अगर फंसते हैं तो समय रहते आप अवेयर हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि उनके अगले शिकार आप ही हैं। और न्यूज़ दिखाने का मकसद भी यही है कि आप ऐसे साइबर क्रिमिनल्स के बहकावे में ना आए, उनकी साजिश में फंसे नहीं और उनको अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के कई जिलों में बाढ़ विकराल रूप ले चुका है। वहीं मुजफ्फरपुर में भी गंडक और बागमती नदी ने तबाही मचानी शुरू कर दी है, जहां बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे औराई कटरा इलाके के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग अपने छतों पर या ऊंचे स्थानों पर जाने लगे हैं। वहीं गंडक नदी ने भी मुजफ्फरपुर के सरैया, साहिबगंज और पारू इलाके में लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। पारू प्रखंड के सोहासी और उसके आसपास के कई गांव गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि जल्द ही लोगों के घर में भी पानी घुसने लगेगा और ऐसे में लोग ऊंचे स्थानों पर जाने लगे हैं। आपको बता दें कि मवेशी और बच्चों को लेकर लोग पलायन को मजबूर हैं। पारू इलाके में नाव से गंडक नदी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। बिहार के कई जिलों में जल प्रलय की स्थिति आ चुकी है। मुजफ्फरपुर में भी कई नदियां जो है उसके जलस्तर में काफी वृद्धि हो गई है, बागमती हो या फिर गंडक हो। ऐसे में मुजफ्फरपुर भी बाढ़ की चपेट में आ चुका है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर के पारू इलाके में, जो नारायणी गंडक का जलस्तर बढ़ा उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम क्षेत्रों में पानी जो है वह बढ़ने लगा है। और नाव से हम आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ का इलाका जो है वह पूरा बन चुका है। काफी ज्यादा पानी जो है, जिस रफ्तार से पानी बढ़ रहा है तो समझा जा सकता है कि कई इलाके जो है उन तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है, जो घरों में है, उन तमाम जगहों पर पानी भर जाएगा। ऐसे में लोग काफी परेशान हैं। नाव पर जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। कौन गांव है यह? जी सोहासी घाट है। सोहासी घाट है जी। कितना पानी कितना देर में बढ़ा है ये? पानी बढ़ा है सर 4 घंटा में। 4 घंटे में इतना बढ़ गया? और कितने जगह, कितना गांव प्रभावित हो जाएगा इससे? लमसम सर 10 गांव है। 10 गांव हो जाएगा जहाँ पानी घुस जाएगा घर में? जी हाँ, घुस जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ कहाँ का पानी आ रहा है? ये पानी आ रहा है सर ऐसी का, नेपाल का गंडक वाला पानी। गंडक वाला पानी है सर। हर साल ये स्थिति हो जाती है? हाँ, हर साल। तो अभी क्या तैयारी है यहाँ पर? तमाम क्षेत्रों में आप लोग नाव लेके जा रहे हैं, तो क्या तैयारी है पूरे इलाके में बाढ़ को लेकर? बाढ़ को लेकर सब्जी खेती था तो सब्जी खेती सब दो रहा है, धान का खेती है ये भी दो रहा है। तो आप लोग नाव लेकर जो है मतलब बाढ़ग्रस्त इलाके में जा रहे हैं? हाँ, देखने भालने जा रहे हैं। क्या स्थिति है आपके इलाके में भी बाढ़ से? स्थिति तो बहुत गंभीर हो गया है, सब पूरा एकदम गाँव में भी पानी घुसने लगा है, घरों में धान उनका खेती सब क्षतिग्रस्त हो गया है। तो आप लोग कहाँ ऊंचे जगह पर जाएंगे? हम लोग बांध पर चले जाएंगे। बांध पर भागेंगे। बताया जा रहा है कि 10 से अधिक गांव जो है इस इलाके में बाढ़ से प्रभावित होगा। लोग जो हैं ऐसे में ऊंचे स्थान पर भागने को विवश हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। झारखंड विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में तमाम नेता चुनावी मोड में आ गए हैं, जनता के बीच जाकर के अपने कामकाज का हिसाब किताब दे रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 बिहार झारखंड भी जनता के हिस्से के सवाल पूछने और नेताजी के कामकाज का हिसाब किताब लेने मैदान में उतर चुकी है। इस सीरीज में आज पड़ताल करेंगे जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र की, जहां से डॉक्टर इरफान अंसारी दूसरी बार जीतकर विधायक बने। इरफान अंसारी हेमंत सरकार में मंत्री हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कई काम को पूरा करने का दावा किया है। उनके दावों में कितना दम है, इसको लेकर हमने जामताड़ा की जनता से भी बात की है। देखिए हमारी ये खास पड़ताल।
झारखंड विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। नेता और मंत्री जनता के बीच जा रहे हैं। अगले चुनाव में जीत के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष के विधायक हों या फिर विपक्ष के विधायक, सबकी जवाबदेही जनता के प्रति बढ़ जाती है। लेकिन आज के एमएलए के हिसाब किताब में हम जामताड़ा से कांग्रेस विधायक के कामकाज का हिसाब किताब लेंगे। उनकी जवाबदेही इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि वो न सिर्फ जामताड़ा से विधायक हैं, बल्कि झारखंड सरकार में ग्रामीण कार्य विकास मंत्री भी हैं। लेकिन इसके साथ ही हम उनके दावों की पड़ताल भी करेंगे और जनता से भी पूछेंगे कि डॉक्टर इरफान अंसारी जो दावे कर रहे हैं उसमें कितना दम है। इससे पहले कि हम आपको मंत्री जी के कामकाज के हिसाब किताब का लेखा जोखा दिखाएं, पहले उनके अब तक के राजनीतिक सफर पर नजर डालते हैं। जामताड़ा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं इरफान अंसारी। 2014 में पहली बार जामताड़ा विधानसभा से उन्होंने जीत दर्ज की। 2019 में दोबारा जामताड़ा से विधायक बने। हेमंत सरकार में मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी। डॉक्टर इरफान अंसारी के पास 3 मंत्रालय हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी झारखंड के बड़े नेता थे। फुरकान अंसारी विधायक और लोकसभा सांसद भी बने। जामताड़ा के लोग ज्यादातर खेती किसानी करते हैं। ऐसे में हमने सबसे पहला सवाल यही किया कि अपने कार्यकाल के दौरान किसानों के लिए आपने क्या क्या काम किए। जो जनता सवाल कर रही है ना, अजय बराज वगैरह जो है वो सरठ में है, वो नाला में है। हमारे यहाँ सिंचाई की कोई दिक्कतें नहीं है। आपने अभी देखा होगा कि जामताड़ा में सर्वाधिक चेक डैम मैंने दिया है अपने किसानों को। हर जोरिया पर मैंने चेक डैम दिया और सीरीज चेक डैम, ताकि विवाद ना हो। अगर एक चेक डैम दीजिएगा तो आदिवासी कहेगा कि नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में किसानों को समस्या जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, ये दावा कर रहे हैं? बिल्कुल किसानों की समस्या बिल्कुल नहीं है। मैंने प्रयास किया है कि उनका काम करूं, उनका समाधान करूं। मैंने करने का प्रयास किया है। इसके बाद हमने अगला सवाल शिक्षा को लेकर कर लिया कि आपने अब तक कितने स्कूल कॉलेज बनवाए हैं। तो सुनिए इस पर उनका क्या जवाब था। तो जब जामताड़ा मिला तो बहुत एक चैलेंज था। वहाँ कुछ नहीं, कोई संस्थाएं नहीं थी। आज आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा। अभी हमने सदन में, आप कैबिनेट में, मैं जो महिलाओं के डिग्री कॉलेज जो हमको लगता है 120 करोड़ की लागत से काम चालू में करने जा रहा हूँ, ये मेरे विधानसभा में हमने लिया है। कैबिनेट में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, वहाँ मंत्री से मैंने झगड़ा कर लिया कि नहीं देना होगा जामताड़ा को। ये कलंक का दाग लग रहा है। बच्चे पढ़ेंगे, बच्चियाँ पढ़ेंगे। आज हमारी बच्चियाँ, आप देखिएगा, मैं देख रहा हूँ, रेशियो देख रहा हूँ, 8वां 9वां 5 माँ बाप शादी कर दे रहा है। एजुकेशन में लोग दूर जाने नहीं देता था, तो मैंने जानबूझ के लड़के मैंने सरकार से कहा कि हम लोग अभी नर्सिंग की पढ़ाई जामताड़ा में हम लोग करवा रहे हैं। तो वहाँ पे जामताड़ा में थोड़ा लैंड का भी इशूज़ है। हम बीएड कॉलेज खोलना चाह रहे हैं, ज़मीन नहीं मिल पा रहा है। एसपीटी CNT एक्ट का कुछ मामला है। तो ज़मीन मिलेगा, हम लोग प्रयास कर रहे हैं सरकार की तरफ से भी। हम लोग बहुत जल्दी नर्सिंग कॉलेज वहाँ खोलेंगे। 2 डिग्री कॉलेज जामताड़ा के नारायणपुर में पहली बार एक डिग्री कॉलेज दिया हूँ अपने युवाओं के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो भी बहुत जल्द उसका मैं शिलान्यास करने जा रहा हूँ। महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना मैंने कराई दिया है। पॉलिटेक्निक का मैंने कराई दिया। और मेडिकल कॉलेज, जो मैं डॉक्टर हूँ, मैं मिंजिया एक जो हमारा पंडित का गाँव है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, 99% मैं सक्सेस हो गया हूँ। कुछ NOC की प्रक्रिया चल रही है। लैंड का रिक्वायरमेंट था, वो भी मैंने सरकार को प्रोडक्ट दे दिया है। तो जामताड़ा में बहुत जल्द आपको मेडिकल कॉलेज देखने को मिलेगा। हमारा मकसद जामताड़ा की बुनियादी सुविधाओं की कमी को उठाना था। ऐसे में हमने अगला सवाल स्वास्थ्य को लेकर कर लिया कि यहाँ एक भी अच्छा अस्पताल नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने सीधे सीधे पहले की बीजेपी सरकार पर आरोप लगा दिए। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। स्वास्थ्य में थोड़ा सा दिक्कतें तो है। तो हमारी सरकार है, मैं अपनी सरकार को कटघरे में नहीं लाऊंगा, क्योंकि देखिए ये 18 साल ये भाजपा ने राज किया। 24 साल का झारखंड हो गया। यंग झारखंड 18 साल में यंग हो जाता है। इन लोगों के पास कोई थॉट नहीं था, कोई सोच लेके झारखंड को नहीं बनाया। हमारे पास डॉक्टर्स नहीं आ रहे। डॉक्टर्स, अगर मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनेगा तो बोलेगा कि नहीं हम शहर में काम करेंगे। गांव में कोई डॉक्टर जाना नहीं चाहता है, जिसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ता है। हाँ, जामताड़ा में मैं हॉस्पिटल ला रहा हूँ, डॉक्टर की व्यवस्था कर रहा हूँ,
थोड़ा समय लगेगा। और आप तो खुद भी मेडिकेटेड, देखिए मैं मेडिकेटेड मैं प्रयास करता हूँ। देखिए खामियाजा तो है मेडिकल क्षेत्र में, ये ऐसा नहीं कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार में व्यवस्था को दुरुस्त करना है। क्योंकि मैं जहाँ से पढ़ के आया हूँ, जहाँ से मैंने डिग्री ली है, MBBS का डॉक्टर हूँ, MD डॉक्टर हूँ, तो वहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम लोग काफ़ी पीछे हैं। वहाँ हर 3 व्यक्ति पर एक डॉक्टर है विदेश में, और यहाँ 10,000 में एक डॉक्टर है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना लैप्सेस है। इस थॉट को हम कैसे पूरा करें। इरफान अंसारी मंत्री होने के साथ साथ विधायक हैं। ऐसे में हमने अगला सवाल ये पूछा कि आपने अपने विधायक फंड की राशि कितनी खर्च की। लेकिन मेरे विधायक निधि बचता ही नहीं, मैंने अपने कार्यकर्ताओं को दे दिया है, जनता को दे दिया है। ऑन द स्पॉट जाता हूँ, क्या काम है नहीं है, जाता हूँ, ग्रामीण कहते हैं कि ये काम चाहिए, मैं दे दिया हूँ। वहीं से फोन जाता है जेई को, इंस्ट्रूमेंट बनाओ, काम चालू करो। अच्छा, ये तो आपका दावा। चलिए एक और सवाल कि पिछले 5 सालों में जामताड़ा विधानसभा में आपकी उपलब्धि क्या रही? ये तो आपको जनता बताएगी। हमें लगता है कि मैंने जो मैप तैयार किया था उसके विपरीत मैंने काम किया है। और इन 5 सालों में जो मैंने काम किया, हमें लगता है कि 25 साल में काम नहीं करूंगा तो भी मैं विधायक रहूंगा। जामताड़ा देश भर में साइबर क्राइम को लेकर सुर्खियों में रहता है। इसे देश के साइबर क्राइम का गढ़ कहते हैं। तो हमने फिर अगला सवाल यही कर लिया कि आपने साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या कदम उठाए। पर भी कंट्रोल करें। नहीं, देखिए ये बात सुनने में आप लोग खराब लगी है, मैं बताना चाहता हूँ। देखिए मेरा जो विधानसभा है वो जामताड़ा जिला हो सकता है, लेकिन कर्माटांड़ है वो साइबर का गढ़ है। और कर्माटांड़ से जो विधायक है भाजपा के विधायक है वो हब है, तो बदनाम मैं हो जाता हूँ, काम कोई और करता है। जब उन्होंने इतने सारे दावे किए तो लगे हाथ हमने ये भी पूछा कि अगले चुनाव में आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। तो उन्होंने क्या दावा किया ये भी देखिए। देखिए मैं सच्चाई में बता रहा हूँ, देखिए मुझे कोई घमंड नहीं है और मैं 5 साल में लगातार मेहनत किया, काम किया और उसका परिणाम था अभी लोकसभा में आपने देखा। जामताड़ा की जनताओं के कारण, वहाँ के मतदाताओं के कारण हमने भाजपा को समेट दिया। 46,000 का लीड जामताड़ा विधानसभा से मैंने दिया। इसका परिणाम है कि हम लोगों ने भाजपा को खदेड़ा। जब लोकसभा में वहाँ की जनता ने 46,000 का वोट मेरे कहने पे दिया, जब मैं खुद लड़ूंगा आप सोच सकते हैं आंकड़ा क्या होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा मैं चैलेंज की जनता लड़ेगी, कार्यकर्ता लड़ेगी। मंत्री इरफान अंसारी के दावे जानने के बाद बारी थी जनता से उन दावों की हकीकत जानने की। तो हम सीधा जनता के बीच गए। जब हमने मंत्री जी के काम के दावों को लेकर सवाल किया तो उन्होंने सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नाराजगी जताई। और यहाँ पर विधानसभा जब से राज्य का बंटवारा हुआ है उस समय से लेकर के अभी तक सबसे अधिक बीजेपी का यहाँ पर शासनकाल रहा। बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे, जिसमें मैंने इनके शासनकाल में उस प्रकार का जनता का कोई ऐसा लाभ नहीं मिला जो अभी वर्तमान हेमंत सरकार ने जो है से कि जनता के जैसे बिजली बिल माफ कराए। जामताड़ा की जनता सबसे ज्यादा नाराज रोजगार को लेकर है। जनता का कहना है कि रोजगार नहीं होने की वजह से युवा साइबर क्राइम करते हैं। रोजगार मिले तो साइबर क्राइम में भी कमी आएगी। झारखंड में कोई नगर में कुछ काम नहीं किए हैं अभी तक। डॉक्टर नहीं है, और जबकि उनका अभी मैंने सत्ता में है तो कोई डॉक्टर नहीं है अस्पताल में। हाँ, अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर कोई दवाई भी नहीं आती। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने कार्यकाल में कितना काम किया है ये खुद उन्होंने भी बताया और उनके दावों की हकीकत जनता ने भी बताया कि उनके दावों में कितना दम है। मंत्री जी के काम से जनता कितनी खुश है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल एमएलए के हिसाब किताब में आज सिर्फ इतना ही। अगली बार किसी और विधानसभा क्षेत्र में किसी और विधायक जी के कामकाज का हिसाब लेंगे एमएलए के हिसाब किताब कार्यक्रम में। जामताड़ा से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के लिए संजय कुमार सिन्हा और सुवन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में तय खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।